हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुप्रभात। और आज अपने जो बिंदु कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की पहली इकाई का, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें आधुनिक काल के अलग अलग जो काल विभाजन रहा है, उस आधुनिक काल में हमने पूर्व में भारतेंदु युग पढ़ा, उसके बाद में द्विवेदी, फिर छायावाद, फिर उसके बाद में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब नई कविता के समानांतर या उससे आगे समकालीन हिंदी साहित्य। आज का जो हमारा बिंदु है वो है समकालीन हिंदी साहित्य, यानी नई कविता से आगे। तो देखिए बेटा, समकालीन हिंदी साहित्य 1951 से लेकर के और 1960 तक ये जो समय रहा है हिंदी साहित्य का, इसमें जो रचनात्मक कार्य हुआ है वो नई कविता की श्रेणी में आता है। अब उसके बाद में भी तो आगे काव्य धारा चली है, रचनात्मक कार्य आगे भी हुआ है। देखिए बेटा, रचनात्मक एक ऐसा कार्य है कि यह कभी अवरुद्ध नहीं होता है। जैसे जैसे समय का पहिया या चक्कर आगे घूमता रहता है, उसके समानांतर रचनात्मक कार्य है वो साहित्य जगत में निरंतर आगे चलता रहता है। वो अवरुद्ध नहीं होता है, रुकता नहीं है। तो 7वें दशक की बदलती साहित्यिक चेतना से जो साहित्य में धारा प्रवाहित हुई, 60 के बाद में 7वां दशक, 70 का दशक जो था, कि 7वें दशक की बदलती साहित्यिक चेतना से जो साहित्य में धारा प्रवाहित हुई, बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया यहां आकर के। अब पहले जैसे विषय नहीं रहे, नए रचनाकार आ गए, नई सोच आ गई रचनाकारों की, नई प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया। तो इस प्रकार से 7वें दशक की बदलती साहित्यिक चेतना से जो साहित्य में धारा प्रवाहित हुई, उसे किस नाम से जाना गया? समकालीन हिंदी साहित्य के नाम से। याद रखें बेटा, ध्यान देवें, 7वें दशक की बदलती साहित्यिक चेतना, चेतना आती है, नई जागृति आती है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, नई सोच उभर करके सामने आती है। तो यह साहित्यिक चेतना है जो साहित्य में चली, प्रवाहित हुई, बह गई, जिसे समकालीन हिंदी साहित्य के नाम से जाना जाता है। आज के जो साहित्यकार हैं उन पर राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है बेटा। इन परिस्थितियों से युग के अनुसार कोई भी रचनाकार है वो अछूता नहीं रह सकता। उसके ऊपर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक युग की जो विभिन्न परिस्थितियां होती है उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वो उनसे अछूता नहीं रह सकता, उनके अनुसार उसे चलना पड़ता है, उससे वो प्रभावित होता है। और उस प्रभाव में आकर के, उसकी अनुभूति करके, उसमें डूब करके, और फिर अपने हृदय में उनको संजो करके, और फिर उस चीज को, उस बात को, उन भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। हिंदी साहित्य में गद्य विधा का उद्भव जो है वो आधुनिक काल को माना जाता है। गद्यात्मक विधाओं का सबसे अधिक सशक्त, प्रभावशाली, ठोस
जो उद्भव हुआ है वो आधुनिक काल में हुआ है बेटा, यानी 1900 के बाद में आधुनिक काल, 1900 का जो काल है, समय है, इसमें सबसे ज्यादा इस युग में गद्य की जो विधाएं हैं अलग अलग, उनका उद्भव हुआ है। और इस युग के रचनाकारों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है बेटा, बहुत बड़ी उपलब्धि, कि इन्होंने अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा सार्वभौमिक सत्य को उद्घाटित किया है। इसको किया है सार्वभौमिक सत्य को अपनी रचनाओं के द्वारा गद्य की विधाओं से सार्वभौमिक सत्य का यथार्थ चित्रण किया है। सार्वभौमिक से तात्पर्य कि कोई जो बात होती है वो प्रत्येक काल, प्रत्येक युग और प्रत्येक जगह पर हमेशा खरी उतरती है। प्रत्येक काल, प्रत्येक युग और प्रत्येक जगह पर उनकी बात या जो बात खरी उतरे उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन न हो, वो सार्वभौमिक है बेटा। जैसे शादी के बिना औरत अधूरी है, मातृत्व के बिना औरत अधूरी है। यह बात उन सब महिलाओं के लिए जो अविवाहित है या जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनको यह अधूरेपन का एहसास कराता है। और यह बात सदियों से परोसी जा रही है। यही बात अपने आप में सार्वभौमिक सत्य है। और यह कार्य इस युग के रचनाकारों ने करके दिखाया है कि समकालीन हिंदी साहित्य में सार्वभौमिकता का जो गुण कह दो, रूप कह दो, प्रवृत्ति कह दो, वो यथार्थ रूप में देखने को मिलती है। अब इसके बाद में आगे अपने चर्चा करते हैं बेटा कि क्योंकि इस धारा में गद्य की विधाओं का अधिकतर विकास हुआ है, तो अपने समकालीन गद्य साहित्य की जो विधा है उन पर चर्चा करते हैं। गद्य साहित्य की विधा अलग अलग है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। ये सारी विधाएं यानी कलाएं जो हैं ये गद्य की श्रेणी में आती है। सबसे पहले बात करते हैं अपने नाटक की। नाटक गद्य विधा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है बेटा। संस्कृत में उक्ति काव्येषु नाटकम, काव्येषु नाटकम रम्यम। भी नाटक है वो काव्य में रमा हुआ है, समाया हुआ है। और यह जो उक्ति है यह नाटक के लिए सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है। बिल्कुल सटीक है, एकदम सही खरी बैठती है इसके लिए, क्योंकि नाटक में जीवन को नजदीक से देखने और परखने की क्षमता होती है बेटा। नाटक में जीवन को नजदीक से देखने व
परखने की क्षमता होती है। खास बात है ये नाटक की कि नाटक अभिनय, रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, और जब बात अभिनय की आती है बेटा, तो जिस तरह की भूमिका का निर्वाह किया जाता है, पात्र उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, रम जाता है, समा जाता है। तात्पर्य वो उस जीवन के बहुत करीब चला जाता है, उसके समीप चला जाता है, तब जाकर के इस प्रकार की अनुभूति उसे होती है। अभी तो ये बात नाटक के लिए बिल्कुल सटीक है, उपयुक्त है कि इसमें जीवन को नजदीक से देखने और परखने की क्षमता होती है। अगर विकास की बात करें कि नाटक का विकास किससे माना जाता है, याद रखना बेटा, ध्यान देना, नाटक का जो विकास है, विकास के जो अग्रदूत माने जाते हैं वो है भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से नाटकों का विकास माना जाता है बेटा। जैसे जैसे नाटकों का विकास होता गया, साहित्य जगत में नाटकों की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती गई। वर्तमान में हम जो नाटकों की लोकप्रियता पर अगर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही है इनकी लोकप्रियता बढ़ाने में, इनको आगे विकसित करने में, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मानी जाती है। 1960 के बाद के जो नाटक है वो मनुष्य की बौद्धिक विकास के साथ होड़ मचाते हुए 1960 के बाद नाटक मनुष्य की बौद्धिक विकास के साथ के बाद नाटक मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ होड़ मचाते हुए कहां पहुंच गए? वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाते हुए या अपनाने लगे। वैज्ञानिक होड़ मचाते हुए वैज्ञानिक तकनीक व 1960 के बाद जो नाटक है वो मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ होड़ मचाते हुए बौद्धिक तकनीक तौर तरीकों को अपनाते हुए एक नए मार्ग पर, एक नई राह की खोज की ओर आगे बढ़ने लगे। नई राह की ओर, तौर तरीकों के साथ नई राह, नए मार्ग, एक नया रूप अपने आप का विकसित करने लगे। अगर बात करें आधुनिक युग की वर्तमान में, तो आधुनिक युग में नाटक का जो श्रेय है आधुनिक काल में नाटक का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहन राकेश को। किसको दिया जाता है? मोहन राकेश को। नाटकों का विकास, नाटकों के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अब जो चल रहा है इसमें अगर हम बात करें तो यह श्रेय किसको दिया जाता है? मोहन राकेश को, क्योंकि इन्होंने नाटक को निराशा और पराजय के बोध से बाहर निकाला। क्या किया? निराशा और पराजय के बोध से बाहर लेकर के आए। आज हम नाटक
का जो रूप देख रही हैं, इसका श्रेय मोहन राकेश को जाता है बेटा, क्योंकि भारतेंदु युग में नाटकों का विकास हो चुका था, लेकिन नाटक के क्षेत्र में जो गति आने चाहिए थी वो गति आ नहीं पाई, वो अवरुद्ध हो गई। एक तरह से निराशा और पराजय वो नाटक पर भारी पड़ने लगी। निराशा और पराजय में नाटक डूब गया। मोहन राकेश ने इस बात को अच्छी तरह से अनुभव किया और अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने हृदय की अनुभूतियों के द्वारा इस निराशा और पराजय में डूबे हुए नाटक को बाहर निकाल करके और यथार्थ की भावभूमि पर लेकर के आए। यथार्थ की भावभूमि पर लेकर के आए। अब जो 70 के बाद का दशक चल रहा था या 60 के बाद 70 का दौर आया, इस दौर में देश आजाद हो चुका था, लेकिन अभी भी समाज में बड़ी भयंकर समस्याएं विकराल रूप लिए हुए खड़ी थी। इनको समझना, इनको अनुभव करना अति आवश्यक था। ये क्या था? ये था जमींदारी पर था। ये समस्याएं जो थी जमींदारी पर था, भूमि सुधार, जमींदारी पर था, भूमि सुधार, संयुक्त परिवार विघटन, नारी शिक्षा अति आवश्यक था, आर्थिक विषमता समाज में, वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता, वर्ग संघर्ष, सामाजिक समस्याएं अनेक प्रकार की, इन नाटकों के द्वारा उभरी इन विषयों को, इन समस्याओं को मोहन राकेश ने अपने नाटकों में जगह दी। इनके द्वारा समाज की इन समस्याओं का यथार्थ चित्रण सामने आया। इसके अलावा जो समाज जीवन की मुख्य धारा से हट चुका था, और हटने का कारण था कि जो राजनीति है वो अपनी जो सैद्धांतिकता है उससे विमुख हो चुकी थी। राजनीति अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा तोड़ चुकी थी, सिद्धांत समाप्त हो चुके थे। तो ये राजनीति की सिद्धांतहीनता, इसके अलावा अवसरवादिता, अवसरवादिता, बौद्धिक दिवालियापन, बौद्धिक दिवालियापन, इस प्रकार की विकृतियों ने, इस प्रकार की कमियों ने
इस प्रकार के अभावों ने कौन से राजनीति की सिद्धांतहीनता के चलते हुए अवसरवादिता और बौद्धिक दिवालियेपन ने जो सामान्य साधारण आम आदमी था उसको झकझोर दिया था, हिला करके तोड़ करके उसको रख दिया था भीतर से। और इन सब बातों से, इन सब घटनाओं से, इन सब कमियों के चलते हुए इनसे प्रेरित होकर के नाटककारों ने नाटक लिखने शुरू कर दिए। नाटककारों ने नाटक लिखने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ जीवन की जटिलताओं, इन मूल समस्याओं के अतिरिक्त आम आदमी के जीवन की जो जटिलता है, उसकी जो उलझन है, उसको परखा, उसको अनुभव किया और उसको नाटक में जगह दी। द्वंद्व, समाज में आपसी जो द्वंद्व है, भाईचारे की जगह, प्रेम प्यार की जगह, इंसानियत और मानवता की जगह जो द्वंद्व उभर रहा था, इसके अलावा आम आदमी का तनाव या उसका मानसिक संताप और आम आदमी के जीवन की विषम परिस्थितियां, इन सब चीजों को, इन सब बातों को नाटककारों ने अनुभव करके और नाटकों में जगह दी, स्थान दिया या इनको अभिव्यक्ति दी। इसीलिए इस युग के जो नाटक है वो यथार्थ की भावभूमि पर खरे उतरते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि समाज का एक सच्चा चित्र नाटककारों ने चित्रित किया। और सच्चाई तभी सामने आती है जब कोई रचनाकार, चाहे वो समस्या है, चाहे उलझन है, चाहे और कोई बात है, जितना उसके वो करीब जाता है, समीप जाता है, उसकी गहराई में डूबता जाता है, उतनी ही गहराई के साथ सशक्त, प्रभावशाली उन प्रवृत्तियों को नाटकों में वो चित्रित भी कर सकता है। और ऐसा युग के नाटककारों ने किया भी है। ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो विषय रहे हैं नाटकों के, मोहन राकेश के अलावा भी और भी नाटककार हुए हैं, जिनमें नाम आता है भीष्म साहनी। यथार्थवादी नाटककार, इनके नाटकों से समाज में तहलका, कोहराम मच चुका है। कई ऐसे इनके नाटकों पर समाज में दूरदर्शन पर चल धारावाहिकों का भी प्रसारण हुआ है, जिनको लेकर के कोहराम मचा है। भीष्म साहनी के बाद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसके बाद में ज्ञानदेव अग्निहोत्री, भीष्म साहनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मणि मधुकर, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, ऐसे नाटककार हुए हैं, आदि ऐसे नाटककार हुए हैं
जिन्होंने मोहन राकेश की तरह नाटकों को यथार्थ की भावभूमि पर लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी इस युग में ऐतिहासिक, पौराणिक, इसके अलावा इस युग में ऐतिहासिक, पौराणिक कथाओं द्वारा, कहानियों के द्वारा भारतीयों की अस्मिता की खोज की कोशिश की गई है। भारतीयों की अस्मिता की खोज की कोशिश की गई, जो यथार्थ के मार्ग पर चले हैं। तो ये था बेटा अब तक हमारा समकालीन हिंदी साहित्य में गद्य जो विधाएं हैं, जिसमें हमने नाटक पर चर्चा की है। काव्येषु नाटकम रम्यम, ये नाटक के लिए उक्ति है, बिल्कुल सटीक उपयुक्त बैठती है, क्योंकि नाटक में जीवन को बहुत ही करीब से देखने और परखने की क्षमता विद्यमान होती है। नाटक का विकास तो भारतेंदु युग से माना जाता है। नाटक का जो विकास है वो भारतेंदु युग से माना गया है। जैसे जैसे नाटक की विधा का विकास होता गया, वैसे वैसे साहित्य जगत में नाटक की जो लोकप्रियता है वो बढ़ने लगी। 1960 के बाद नाटक मनुष्य के भौतिक विकास के साथ बौद्धिक विकास के साथ होड़ मचाते हुए, प्रतिस्पर्धा करते हुए, वैज्ञानिक तकनीक व तौर तरीकों को लेकर के एक नई राह, एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने लगे। अगर बात करें हम आधुनिक युग वर्तमान में, तो इसका श्रेय नाटकों का मोहन राकेश को दिया जाता है। आधुनिक युग में नाटक का जो श्रेय है वो मोहन राकेश को दिया जाता है, जिसमें मोहन राकेश ने जो नाटक निराशा और पराजय के बाहर में दब करके रह गए थे, मोहन राकेश ने पराजय और निराशा से नाटकों को बाहर निकाल करके यथार्थ की भावभूमि पर खड़ा कर दिया, यानी बाहर निकाले। मोहन राकेश ने उस समय की जो समस्याएं थी, जैसे जमींदारी प्रथा, भूमि सुधार, संयुक्त परिवारों का विघटन, नारी शिक्षा, वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता व इसके अलावा उस युग की जो सामाजिक समस्याएं थी, उनको नाटकों के द्वारा उद्घाटित करने का प्रयास किया। इसके अलावा राजनीति की सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता व समाज के बौद्धिक दिवालियेपन ने आम आदमी को भीतर से तोड़ करके रख दिया, यानी झकझोर दिया, जिससे प्रेरित होकर के, जिसकी प्रेरणा पा करके नाटककारों ने यथार्थ नाटक की रचना करनी शुरू की, यानी नाटक लिखे। इसके अलावा इस युग के नाटककारों ने जीवन की जटिलता, द्वंद्व, मानसिक तनाव, विषम परिस्थितियां आदि को भी अपने नाटकों में अभिव्यक्ति दी है। ये सारे जो ऊपर के विषय हमारे रहे हैं, इन विषयों को मोहन राकेश के अलावा भीष्म साहनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मणि मधुकर व सुरेंद्र वर्मा आदि नाटककारों ने इनके ऊपर खूब लिखा है। इसके अलावा उस युग की ऐतिहासिक और पौराणिक जो कथाएं थी,
उन कथाओं के द्वारा भारतीयों की जो अस्मिता थी उसकी खोज करने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं बेटा इस युग के प्रमुख जो नाटककार इनके अलावा जो हुए हैं उनकी। इस युग के प्रमुख नाटककार एवं उनके नाटक, कौन कौन से नाटककार हुए हैं इस युग के? शंकरशेष, शंकरशेष, इनकी रचना का नाम है खजुराहो का शिल्पी। खजुराहो का शिल्पी। फिर इसके बाद में दया प्रकाश, इनकी रचना नाटक का नाम इतिहास का चक्कर। इतिहास का चक्कर। फिर इसके बाद में लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। फिर जयशंकर त्रिपाठी, जयशंकर त्रिपाठी, इनकी रचना का नाम है कुरुक्षेत्र का सवेरा। जयशंकर त्रिपाठी के बाद में लक्ष्मी नारायण लाल, अगले रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल, इनकी रचना नाटक राम की लड़ाई। राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र। इसके बाद में अगला नाम आता है गिरिजा कुमार का। गिरिजा कुमार, इनकी रचना का नाम है परजा ही रहने दो। गिरिजा कुमार के बाद में नरेंद्र कोहली, नरेंद्र कोहली, इनकी रचना संबूक की हत्या। इसके अलावा भी कुछ और अन्य नाटककार जिनमें ऋषि भटनागर, ऋषि भटनागर के बाद में शरद जोशी, मणि मधुकर, मणि मधुकर, मोहन राकेश। ये है बेटा अन्य रचनाकार। इस प्रकार से समकालीन गद्य साहित्य की जो विधा है नाटक, उस पर हमारी चर्चा हुई है, उस पर अध्ययन हुआ है। अब आगे अगली विधा पर अध्ययन करेंगे।